गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अभी 4 मार्च 2026 को राजस्थान बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसके सेकंड पार्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम हल करेंगे। इन क्वेश्चनों को सभी एक बार ज़रूर आप देखें और इन क्वेश्चनों का हल देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको सटीक उत्तर का भी पता लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में सर्वाधिक कार्बन हैलोजन आबंध वाला यौगिक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ वाला जो CX बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा किस में है, ये अपने को पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ वाला यौगिक है वो है यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड। तो ये मेथिल आयोडाइड जो है उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वायु से अभिक्रिया करता है, O2 से अभिक्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट A बन रहा है तो A इनमें से क्या होना चाहिए। तो A यहाँ पर क्या होगा, फॉस्जीन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म वायु से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर फॉस्जीन गैस बनेगी। तो यहाँ B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन करके फॉस्जीन बनाता है, तो यहाँ पर इसका B ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट क्या है या कास्ट स्प्रिट क्या है। तो मेथेनॉल जो है उसको हम वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये अपने को बताना है। तो इसमें से सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है ये अपने को देखना है। तो देखो फर्स्ट में एथिल, यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें देखो फर्स्ट में एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल है, सेकंड में एथिलीन ग्लाइकोल है, सी में आइसोप्रोपिल एल्कोहल है और डी में आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो अपना आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है वो यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल होता है। नेक्स्ट देखो, अधोलिखित में दुर्बलतम अम्ल है वीकेस्ट एसिड, यानी वीक एसिड कौन सा है जो दिए गए यहाँ पे ऑप्शन है उनमें वीक एसिड को पहचान करनी है। तो वीक एसिड वो होता है जिसमें प्लस आई इफेक्ट होता है या प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो प्लस आई इफेक्ट वाला जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये B ऑप्शन है, ये एसिटिक एसिड है। ये इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम एसिडिक नेचर वाला है, तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तृतीयक एमीन है, टर्सरी एमीन है, ये अपने को बताना है कि टर्सरी एमीन कौन सा है। तो ट्राई मेथाइल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन या ट्राई मेथाइल एमीन है वो यहाँ पर कौन सा एमीन है, टर्सरी एमीन है। नेक्स्ट देखो, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमीन। तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि एमीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जो एमीन की स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन का संकरण अवस्था कौन सी होती है, sp3 होती है। नेक्स्ट देखो, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड के जो ये 4 ऑप्शन हैं, राइबोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, इन चारों में ग्लाइकोजन है वो एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, अधोलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है ये बताना है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड जो है यहाँ पर है वेलिन। वेलिन जो है वो यहाँ पर एसेंशियल एमिनो एसिड है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इनके अंदर देखिए, जिन त्रिविम समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब की तरह होता है उनको हम क्या कहते हैं। तो वो एक तरह से ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। तो जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, उनको हम यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिव
यहाँ पे कंपाउंड भी कह सकते हैं या ऑप्टिकल एक्टिव यहाँ पे आइसोमर भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर ये प्रकाशिक सक्रिय या प्रकाशिक समावेवी होते हैं, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं प्रकाशिक समावेवी, प्रकाशिक समावेवी। तो ये प्रकाशिक समावेवी होते हैं और ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट देखो, एलाइल ब्रोमाइड का रासायनिक फॉर्मूला है। एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला पूछा है, तो एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और फिर यहाँ पर ब्रोमाइड। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन कहलाता है। तो फार्मोलिन के नाम से जाना जाता है। ये फार्मोलिन है, इसका यूज यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का, ये फार्मोलिन है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन होता है और इसका उपयोग जो है वो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ट्राईमेथाइलेमीन की आकृति होती है, तो ये पिरामिडल शेप होता है इसका, तो पिरामिडी शेप होती है। तो देखो पिरेमिडीय या पिरेमिडी, ठीक है, पिरेमिडी शेप जो है वो इसकी होती है, तो ये हम बता देंगे। नेक्स्ट देखो, विटामिन की कमी से सक्रिय रोग होता है। तो सक्रिय रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित यौगिकों को SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रिया के क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में बताना है, यानी इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है SN2 के रेफरेंस में। तो SN2 वहाँ सबसे ज़्यादा होती है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। त्रिविम बाधा जहाँ कम होगी वहाँ SN2 अभिक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। तो इनमें देखो, इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसकी है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है, ये जो 1 डिग्री दिया हुआ है इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये है 2 डिग्री और ये यहाँ पर है 3 डिग्री। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी होगी, 1 डिग्री की होगी, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टिव होगा। अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो लिखेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये सबसे कम रिएक्टिव वाला हम यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा, ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 डिग्री वाला, तो ये इस तरह से हम ये लिख देंगे, ये 2 डिग्री वाला आ जाएगा। इसके बाद आएगा 1 डिग्री वाला। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर ये 1 डिग्री जो दिया हुआ है, ये 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पर 1 डिग्री। तो ये इस तरह से इनका सीक्वेंस अपने को लिखना है। फिर आगे देखो, एथिल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर तपत कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। देखो एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड प्राप्त होंगी। प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को जब तपत कॉपर पर 573 केल्विन पर प्रवाहित करेंगे तो इससे अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो इसमें अगर रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि ये तो यहाँ पर है एथाइल अल्कोहल और ये Cu कॉपर 573 केल्विन पर हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो Cu 573 केल्विन पर प्रवाहित करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बन गया, साथ में H2 निकल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। तो ये यहाँ क्या बना है, देखो ये जो एल्डिहाइड बना है इस एल्डिहाइड का नाम क्या रहेगा, तो ये यहाँ पर है एथेनॉल,
ठीक है, तो ये एथेनॉल बन जाता है। और ये अपने पास क्या था, ये था अपने पास एथेनॉल। एथेनॉल से अपने पास एथेनॉल आ गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन अपने को लिखनी है और इसका आंसर अपने एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल यहाँ पर बनते हैं जो कि एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखो, डाईएजोनियम लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एराइल ग्रुप हो गया कोई भी, जैसे बेंजीन रिंग होता है, फिर N2 और ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम R से भी रिप्रेजेंट करें तो RN2 प्लस X माइनस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं और ये इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये इसका एक एग्जाम्पल है। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। आर का मीनिंग भी यहाँ पर एराइल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर यहाँ पर क्या है, एराइल ग्रुप है। तो आप इस तरह से या इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो, मैथिल एमीन से मैथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है। अपने को मैथाइल एमीन से मैथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है या इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कह सकते हैं, वो है। तो देखो ये कैसे होगी, जैसे ये मैथाइल एमीन है और इसकी रिएक्शन हम कार्बिल एमीन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म होगा और साथ में 3KOH इसके साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला, देखो यहाँ से इसकी रिएक्शन होगी तो एक तो ये मैथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा ये वाला, साथ में और क्या बनेगा, देखो 3KCl ये बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 3 वाटर मॉलिक्यूल भी अलग निकल जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड है वो यहाँ पर पूछा है अपने को कि मैथाइल एमीन ये है और इससे क्या बन रहा है, मैथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन बोल सकते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट कह सकते हो। तो इसके थ्रू हम ये कन्वर्जन यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर लिखना है। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होगा, डीएनए है वो आनुवंशिक गुणों को वहन करता है, आगे से आगे आनुवंशिक गुण को ले जाने का कार्य करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो आनुवंशिक गुणों का वहन करने का कार्य तो करता है डीएनए और आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। तो इस तरह से आप एक अंतर लिख सकते हो। बाकी इनमें और भी अंतर हैं, जैसे डीएनए जो है, डीएनए के अंदर यो मान लो कि डीएनए का द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना है, जबकि आरएनए हेलिक्स यानी एक रज्जु की होता है, आरएनए एक रज्जु की होता है, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है यानी द्विरज्जु की होता है। इस तरह के अंतर भी बन सकता है। और भी इसके जैसे नाइट्रोजन क्षारक है उनके अंतर भी बन सकते हैं। तो कोई एक अंतर आप यहाँ से इनमें लिख सकते हो, जैसे कि अभी आपको बताया कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का वहन करता है, जबकि आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनके प्रति ये ज़्यादा एक्टिव क्यों होते हैं, ये बताना है। तो देखिएगा, जैसे अगर अपने देखें कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लिया, जैसे ये एक एल्डिहाइड है, ये एक अपना एल्डिहाइड ले लिया और ये एक कीटोन ले लिया। इन दोनों में अपने देख सकते हैं कि एल्डिहाइड है वो नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड होते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो इसमें दो रीजन होते हैं। एक तो यहाँ पर होता है प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्रेरणिक प्रभाव से कैसे हम समझाएंगे, देखो
कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, धनावेश चाहिए। जहाँ धनावेश ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। तो यहाँ पर देखो ये इस एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप है। 2 एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, और प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें ये कमी कर देंगे यहाँ, यानी इस पॉजिटिव चार्ज में जैसे ये बॉन्ड इधर जाता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव को कम करने वाले 2 ग्रुप हैं, यानी दोनों ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। जबकि यहाँ एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कम करने के लिए सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कठिन हो जाएगा, और जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। तो यहाँ पर कम, यहाँ देखें तो यहाँ पर कम पॉजिटिव इफेक्ट है, कम प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर जल्दी से अटैक होगा। तो इसका इस तरह से ऑर्डर बन जाएगा कि एल्डिहाइड है वो कीटोन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो प्लस आई से हम ऐसे बता सकते हैं। सेकंड जो है अपना वो है त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा से कैसे बताएंगे वो देखो आप। त्रिविम बाधा से बताने के लिए अपने पास देखो कि ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है अपना, इस कार्बोनिल कार्बन पर छोटे आकार के, छोटी साइज के अगर ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। और जैसे ही इस पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल कार्बन पर, उनका साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी और जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक आसानी से नहीं होगा। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ देखें तो एल्डिहाइड के अंदर ये जो एल्डिहाइड हैं, इन एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ इस कीटोन के अंदर देखें तो कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और दोनों एल्काइल ग्रुप है तो साइज बढ़ गई, ग्रुप के साइज बढ़ गई तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कठिन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड। इसके 2 रीजन हैं कि एक तो कार्बोनिल कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलता है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कम होता है, और दूसरा रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कीटोन की तुलना में कम होती है, इसलिए एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी वे में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो सक्सिनिक एसिड का संरचना सूत्र कैसा होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये सक्सिनिक एसिड होगा, देखिएगा ये जो है वो सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और ये जो थैलिक एसिड है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसमें देखो एक तो बेंजीन रिंग होती है और इसमें 1,2 पोजीशन पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आ जाएगा, COOH समूह आ जाएगा 1,2 स्थिति पर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट देखो, एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। तो एनिलीन की अनुनादी संरचना हम बना सकते हैं, देखिएगा एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाने के लिए इस तरह से बनाएंगे। देखो एनिलीन की अनुनादी संरचना ऐसे बना देंगे कि जैसे ये यहाँ पर ऐसे बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग है, तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग बना देंगे, इसके अंदर ये बॉन्ड ऐसे बना देंगे, और यहाँ नाइट्रोजन NH2 आ जाएगा, इस पे 2 एक लोन पेयर आ जाएगा।
तो अब यहाँ से ये जो एक लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग में बेंजीन की जो ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो पोजीशन है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर उसके बाद आगे देखें तो ये बॉन्ड है वो इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो इधर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे पैरा स्थिति पर चले जाएंगे, पैरा पोजीशन पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये पैरा पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये बॉन्ड आ गए और यहाँ डबल बॉन्ड और ये NH2 प्लस आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर चला जाएगा लोन पेयर में, ये यहाँ पर चेंज होने वाला है। और फिर आगे ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पर ये आ जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर को बना देंगे, देखो कैसे इस प्रकार से बना देंगे। ये एक बॉन्ड आ जाएगा, इधर एक बॉन्ड आ जाएगा, इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड और फिर यहाँ वापस से NH2 प्लस आ जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस नाइट्रोजन पर चले जाएंगे और नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना देंगे हम। इस तरह से इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से, वापस से नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर वापस आ जाएगा। तो ये ऐसे एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो नेचुरल प्रोटीन जो होता है, प्राकृतिक प्रोटीन होता है, उसमें जैविक गुण होते हैं, लेकिन जैसे प्राकृतिक प्रोटीन है, मान लो उसकी ये कुंडलित कोई भी संरचना है ऐसे करके, और इस कुंडलित संरचना को यानी प्राकृतिक प्रोटीन को हम क्या करेंगे, कोई रासायनिक परिवर्तन कर देंगे या इसमें कोई भौतिक परिवर्तन कर देंगे, तो जो एक कुंडलित संरचना है वो अकुंडलित हो जाएगी। ऐसे जो कुंडलित संरचना थी पहले इस प्रकार की, वो क्या हो जाएगी, अकुंडलित हो जाएगी। और जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड थे ऐसे, वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और इस प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाएगी। और इस तरह का जो गुण है, इस तरह की जो घटना है, उसको हम प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और इस घटना से जो प्राथमिक प्रोटीन है वो तो अप्रभावित रहता है, प्राइमरी प्रोटीन है वो तो अप्रभावित रहेगा, और लेकिन द्वितीयक प्रोटीन और तृतीयक प्रोटीन है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखें तो अंडे को उबालने पर उसकी सफ़ेदी में सकंदन, या फिर दूध का दही में जमना, इस तरह के इसके एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। देखो नेक्स्ट है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो फिंकलस्टाइन का रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होती है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये शुष्क एसीटोन है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे। तो ये शुष्क एसीटोन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, देखो CH3I और साथ में NaCl। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसमें ये जो रिएक्शन है इसके अंदर देखो ये मेथिल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड जो है, ये मेथिल क्लोराइड है और ये हम चेंज कर रहे हैं किसमें, मेथिल आयोडाइड में। ठीक है, और ये NaCl बन रहा है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, शुष्क एसीटोन है वो क्या काम करता है, NaCl को अक्षेपित कर देता है, इसका PPT बना देता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और फिर अपने को ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया फिंकलस्टाइन रिएक्शन का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हेलो एल्केन की KCN और AgCN से अभिक्रिया के मुख्य उत्पादों की तुलना करनी है। तो देखो कैसे होगा, इसके जो मुख्य उत्पाद बनते हैं क्या कह रहे हैं वो देखो। जैसे मान लो ये यहाँ पर मेथाइल मान लीजिए क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, चलो क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे। ठीक है,
और दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिया है, दूसरा लिया है मेथाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgCN के साथ, AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब इनके क्या प्रोडक्ट बनेंगे और उससे क्या हमें एक्सप्लेन करना है वो देखिएगा। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये K और Cl ये यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये मेथाइल साइनाइड ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, KCl है ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी देखो मेथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, ये बनेगा NC और साथ में क्या आ जाएगा, AgCl आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हुई है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये पोटेशियम साइनाइड है KCN, इसके साथ तो अपने को प्राप्त हो गया क्या, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड प्राप्त हो गया। और ये जो AgCN है सिल्वर साइनाइड, इसके साथ अपने को क्या प्राप्त हुआ, आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो KCN है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। और जब इसका हम इसको डिकम्पोज करते हैं या इसको जैसे ये अपघटित होगा, ये टुकड़ों में टूटेगा, अपने विलयन में आयनों में टूटेगा, आयनाइजेशन होगा इसका, तो यहाँ पर आयनाइजेशन होने पर ये K+ व CN- साइनाइड आयन बनाता है। तो मेनली ये साइनाइड आयन यहाँ पर बना रहा है। जैसे ये हम इसको हटाते हैं तो ये साइनाइड आयन अपने सॉल्यूशन में बनाता है। अब साइनाइड आयन जो है वो क्या, एक ऐसा आयन है जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले हैं। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो कार्बन की साइड से अटैक होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रोंग बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ एल्किल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और ये अपने सॉल्यूशन में साइनाइड आयन देता है। और साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने के अंदर सक्षम होते हैं, लेकिन कार्बन की साइड से अटैक होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और इसीलिए यहाँ पर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि यहाँ देखें तो AgCN जो है वो एक सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है, और इसमें जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर ये क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ये वाला आइसोसाइनाइड यहाँ पर बन जाता है। तो अपने को रीजन क्या बताना है कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो सॉल्यूशन में साइनाइड आयन देगा, कार्बन की साइड से अटैक होगा तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। जबकि AgCN है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है, जिसके नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस तरह से हम इसका रीजन बता देंगे। नेक्स्ट देखो, इसके अथवा में इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया, वोल्टेज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लीजिए। तो वोट्स रिएक्शन है उसका रासायनिक इक्वेशन पूछा है, केमिकल इक्वेशन पूछा है। तो देखो ये मेथाइल क्लोराइड है और इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है, और ये इसमें दूसरा एल्काइल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड का हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया, और यहाँ पर ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा वो देखो, यहाँ से हम इतना इसको हटा देंगे तो ये मेथाइल ग्रुप है वो डबल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl ये बन जाएगा। तो ये 2NaCl जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, साथ में 2NaCl ये बनने वाला, ये क्या बना है यहाँ पर, ये एथेन बन गया। तो ये एथेन बन जाता है और ये एक वुड्स रिएक्शन की इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखो, एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो विश्लेषण कीजिए। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि जैसे एल्काइल हैलाइड है ये वाला, मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे ये एक एल्काइल हैलाइड है मान लो, इस तरह से
कोई भी ये एल्काइल हैलाइड है। और दूसरा जैसे ये एक एराइल हैलाइड है, तो यहाँ जो है वो ये पूछा है कि ये जो है वो तो मोर रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, नाभिक स्निग्ध प्रतिस्थापन के लिए, और जो ये एराइल हैलाइड है वो कम क्रियाशील होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसके हमें रीजन बताने हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बता सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस, अनुनाद प्रभाव। पहला हम बता सकते हैं अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव से हम कैसे बताएंगे वो देखिए। अनुनाद प्रभाव से हम इस प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पर जैसे अनुनाद होगा तो ये जो एरिल हैलाइड है इसके अंदर अनुनाद होने वाला है। अनुनाद प्रभाव से हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे ये एराइल हैलाइड है यानी ये एरिल हैलाइड है, ये क्लोरोबेंजीन, जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया है, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, यहाँ पर अनुनाद होगा, रेजोनेंस शो होगा। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस शो होगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने ऐसे ड्रॉ करते हैं जिस प्रकार से, ऐसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इस तरह की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे से आगे ये बन जाती है। देखो पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप इसमें बनाएंगे तो ऐसे इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। देखिए इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी पूरी, और ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और इस पर एक पॉजिटिव और ये 2 लोन पेयर इसके ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये जैसे इसके ऊपर एक पॉजिटिव भी है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये इस पर शो कर देंगे। फिर आगे रेजोनेंस इस प्रकार से हो जाएगा कि ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो आगे ये ऐसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन पर 2 लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे बॉन्ड आ जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आगे चले जाएंगे, तो इसके आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगी। तो देखो क्लोरोबेंजीन में ऐसे रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस से क्या हो गया, रेजोनेंस से क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड के, पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ गए। तो पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ गए तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है अपने को ये वाला, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर रखता है। तो इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक आसानी से नहीं होगा, जबकि यहाँ पर एरिल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में, यानी ये जो एल्काइल हैलाइड हैं या एल्किल हैलाइड हैं, इनके अंदर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो एक रीजन ये आप अनुनाद से बता सकते हैं कि जो एरोमेटिक हैलाइड हैं उनके अंदर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि एलिफेटिक हैं उनके अंदर ये बॉन्ड आसानी से ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि इनमें रेजोनेंस नहीं है, जबकि इनके अंदर रेजोनेंस है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर रखते हैं, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो एक यहाँ पर ये बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं कि ये जो कार्बन है जो क्लोरीन से यहाँ पर अटैच्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि यहाँ पर ये जो कार्बन है जो क्लोरीन से अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो जैसे ही विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो ये इस बॉन्ड को, ये जो इसमें इसके अंदर जो CX बॉन्ड है इसको ज़्यादा स्ट्रोंगनेस देगा, ज़्यादा इसको स्ट्रोंग बना देगा, यानी ये ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। और जबकि ये एल्किल हैलाइड में जो ये बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ से आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हम बताएंगे। तो एक रीजन बता देंगे अनुनाद प्रभाव का। दूसरा यहाँ पे जो हेलोजन है उससे जुड़ा हुआ जो एटम है, कार्बन एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। तीसरा हम बॉन्ड लेंथ का बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, एल्काइल हैलाइड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है 177 पिकोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो
कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो 169 पिकोमीटर होती है। तो जैसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होने के कारण बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ब्रेक आसानी से हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड ब्रेक आसानी से नहीं होगा। इस तरह से हम 2-3 रीजन के तहत इस चीज़ को बता सकते हैं। 2-3 रीजन कौन से हो जाएंगे? देखो, पहला हम यहाँ बता सकते हैं, जैसे ये पहला यहाँ पर हम बताएंगे तो पहला हम बताएंगे यहाँ पर अनुनाद प्रभाव, ठीक है। दूसरा हम बताएंगे यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है हेलोजन से, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। जैसे एरिल हैलाइड में एराइल हैलाइड है या जो एरोमेटिक हैलाइड है उनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और तीसरा हम बता सकते हैं ये कार्बन जो है, इस कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और तीसरा हम बता सकते हैं ये जो बॉन्ड लेंथ है इसका रीजन, तो ये बॉन्ड लेंथ वाला भी हम बता सकते हैं। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद देखो, वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए, तो ये होता है वेनेलिन, ठीक है। तो ये वेनेलिन जो होता है वो अपने को वेनिला सेम से प्राप्त होने वाला एल्डिहाइड होता है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए और मुख्य उत्पाद लिखिए। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ दिखी है ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। तो इस रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है इसको हम यहाँ से इसका एक्सचेंज कर देंगे हेलोजन से, हेलोजन यहाँ लगा देंगे, क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट आगे अपने को मिल जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड इससे मिल जाएगा, साथ में HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये बेंजल्डिहाइड अपने पास बन गया, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी जो है ये विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन है। इसमें ये पूरा समूह रिमूव कर देंगे और इसकी जगह H लगा देंगे, तो ये CH4 मेथेन बन जाएगा। और साथ में मेथेन के साथ में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये हम बना देंगे। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके अथवा में क्वेश्चन आया, मेडोस्वीट से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखो। तो ये सैलिसल्डिहाइड होता है, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड इससे प्राप्त होता है, सैलिसल्डिहाइड इससे मेडोस्वीट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इसके उत्पाद बताना है। तो यहाँ पर देखो ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करना है, यहाँ से Cl को रिमूव करना है। तो HCl यहाँ से निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा COCH3 एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बना एसीटोफिनोन बन गया, ठीक है, एसीटोफिनोन बन जाएगा। दूसरा देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन किया गया है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने का यहाँ अल्कोहल बनेगा, तो ये एथेनॉल बन जाएगा। तो ये एथेनॉल अपने पास से प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, सरल ईथर का कोई एक उदाहरण देना है, सरल ईथर का एक उदाहरण देंगे। सरल ईथर क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम हों। तो जैसे CH3OCH3, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाई मेथाइल ईथर, यानी डाई मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। IUPAC बताएं तो IUPAC क्या होगा, मेथोक्सी मेथेन, ठीक है। IUPAC लिखना चाहें तो IUPAC लिख देंगे मेथोक्सी मेथेन, ये IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है।
और प्रोपीन देखो, इसमें फर्स्ट इसका ये हमने बता दिया। सेकंड देखो, प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रियाविधि बतानी है। प्रोपीन पर हाइड्रेशन करवाना है, उसकी मैकेनिज्म अपने को लिखनी है। तो इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे लिखेंगे। इसकी मैकेनिज्म में जैसे प्रोपीन पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं तो इसकी मैकेनिज्म अपने को कैसे बतानी है वो देखिएगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो ये अपने पास एक प्रोपीन है, ये प्रोपीन है। इस प्रोपीन पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखो, डाइल्यूट H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में हम ये एडिशन करेंगे। तो ये डाइल्यूट H2SO4 है। यहाँ पर देखो, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CHOH और CH3 ये बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हम यहाँ मार्कोनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंग एडिशन कर देंगे। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखिएगा। इसकी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म अपने देखेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखो, पहला स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप में यहाँ पर देखिएगा, तो ये फर्स्ट स्टेप में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को लेकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H+ को लेगा, H+ लेकर के ये क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बन जाएगा, देखो H+ और यहाँ पर H, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। फिर ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये यहाँ एल्कीन पर अटैक करेगा। तो ये एल्कीन है, एल्कीन पर अटैक करेगा ऐसे। तो एल्कीन पर अटैक करेगा तो ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो देखिएगा। हाइड्रोनियम आयन का अटैक होना है। तो हाइड्रोनियम आयन का अटैक कैसे होगा, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो H+ है वो इसे CH2 वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3, और ये बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे, और फिर यहाँ पर ये CH3 आ गया। साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से ऐसे अलग हो गया, ऐसे ये वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब ये कार्बोकेटाइन बना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन, जिस पे कार्बोकेटाइन है, जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस कार्बन पर हमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है। वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ एडिशन करेंगे। इसका कैसे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर की प्रेजेंस है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ पर क्या है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ये ऑक्सीजन H और इस पर एक H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर देखो H और यहाँ CH3 है। तो इस तरह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में इस मॉलिक्यूल से वाटर एक H+ रिमूव हो जाएगा। तो देखो थर्ड स्टेप में यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है ऐसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बना हुआ है, इससे एक H+ को रिमूव करना है, एक H+ को हटाना है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही इसको हटा देंगे। तो देखो कैसे बन जाएगा, CH3CHOH, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3, साथ में हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पर अपनी इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। ऐसे इसकी मैकेनिज्म को अपने को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका अथवा में आया हुआ, इसका ऑप्शन के क्वेश्चन है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर का एक एग्जांपल लिखना है। मिक्स्ड ईथर क्या होगा, जैसे OCH3OC2H5। तो ये इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम होगा एथिल मैथिल ईथर,
एथाइल मेथाइल ईथर, ये इसका सामान्य नाम होगा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम होगा मेथोक्सीएथेन, मेथोक्सीएथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या दूसरा देखो, प्रोपेन 2-ओल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। प्रोपेन 2-ओल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, उसको समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे इसको हमने नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। देखो प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल है ये वाला, प्रोपेन 2-ओल है वो ये है, ये प्रोपेन 2-ओल है। इस प्रोपेन 2-ओल को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ में हीट करते हैं, इसके साथ में हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन बनेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन है, इसकी अपने को क्या समझनी है, इसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है उसको समझना है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म समझिए कैसे होगी। सबसे पहले इसमें भी 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये अपने पास एल्कोहल दिया हुआ है, प्रोपेन 2-ओल है, इस प्रोपेन 2-ओल पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर ऐसे 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सॉरी, ये एक H मैंने ऐसे लगा दिया, इसको देखो, जो यहाँ पर अपने को प्रोपेन 2-ओल में दिया हुआ है, देखो इस पे 2 लोन पेयर ऐसे होंगे और यहाँ पर ऐसे CH3 है। अब इस पे करना क्या है अपने को वो देखिएगा, इस पे अपने को एक H+ का एडिशन करवाना है, तो एक H+ आ गया। फिर उसके बाद में H+ यहाँ एडिशन होगा तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा, ये यहाँ पर एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया ऐसे, साथ में इस तरीके से आ जाएगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन जाएगा। और इसके सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो ये यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना दिया, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऐसे, और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से अपने को एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो आगे क्या बनेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपने को रिमूव करना है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन से, कार्बोकेटाइन का जो पड़ोसी कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। तो ये बन जाएगा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक H+ है वो निकल जाएगा। तो ये अपने पास प्रोपेन बन गई, डिहाइड्रेशन हो गया, निर्जलीकरण हो गया। इसका जो सेकंड स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप माना जाता है, वेग निर्धारक पद इसमें माना जाता है, और ये फर्स्ट स्टेप है ये फास्ट होता है। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म को अपने को एक्सप्लेन करना है।